समारोह सत्र है। आप सुबह 9 बजे से बैठे हैं। उद्देश्य होता है कि आज के दिन भर जो 7-8 घंटे हम बैठे, इसका टेक अवे क्या है, हम क्या लेके जा रहे हैं। इन 7 घंटों में ये बताया गया क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मैनेजमेंट की बातें हैं। और मैनेजमेंट में विचार परिवार से बड़ा संगठन विश्व में कोई है ही नहीं। ये बातें किताबों में लिखी भी मिल जाएंगी, मैनेजमेंट के गुण। लेकिन दोनों चीज को जो फोर्स ड्राइव करती है वो होती है क्यों करना है। अगर क्यों करना है कि क्लैरिटी आ जाए तो क्या करना है, कैसे करना है, ये तो कार्यकर्ता फिर अपनी सोच से स्थानीय स्तर पे भी परिस्थितियों के अनुसार खुद कर लेता है। तो क्यों करना है, पहली बात ये दिमाग में, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं, कार्यकर्ता के पुरुषार्थ को मैं चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन क्षमा याचना के साथ कहता हूं, आप लगो या ना लगो, आप काम करो या काम ना करो, काम तो ये होगा। Because idea of this time of this idea has come. जिस विचार का समय आ जाता है तो वो कार्यकर्ता काम वास्तव में ईश्वर करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें निमित्त बनने का मौका मिल रहा है। एक बड़ी गंगा बहेगी, आपने देखना है उसमें हाथ धोना है या नहीं। आप भाग्यशाली हो कि सक्रिय उम्र में, ठीक एज में, ठीक विचार से, ठीक संगठन से, ठीक अभियान से और ठीक समय पर, हजारों सालों में आता है समय, भारत में 1000 साल बाद आया है। ये जो टाइमिंग सब हर कोण से अनुकूलता है, आप भाग्यशाली हो, ठीक एज में इससे जुड़ रहे। भारत स्वतंत्रता के बाद का अगर हम देखें और प्राचीन भी देखें तो कुंभ का देश है। कुंभ का मतलब स्नान करना। हर 12 साल में भारत स्नान करता है, स्पंदित होता है, गांव-गांव स्पंदित होता है। गांव, भारत का नर नारी बालक वृद्ध सब स्पंदित होते हैं, क्योंकि भारत की तासीर में है अपने आप को री एनर्जाइज करना, तरोताजा करना, नई ऊर्जा से अपने आप को भरना और आगे बढ़ना। ये भारत के कल्चर में है, इसलिए कुंभ का देश है, 12 साल में स्नान करता है। स्वतंत्रता के बाद देखें तो भारत ने लगभग हर 15-20 साल बाद स्नान किया है, नई ऊर्जा से भरा है। 1975 को अगर हम देखें तो लोकनायक जयप्रकाश जी की समग्र क्रांति का आंदोलन, गांव-गांव स्पंदित हुआ, री एनर्जाइज हुआ, देश एक दिशा में बढ़ा। फिर 10-15-20 साल बाद देखें तो राम जन्मभूमि का आंदोलन, बच्चा बच्चा, गांव-गांव, महिला हो, पुरुष हो, शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, रेस, रीजन और इकोनॉमिक स्टेचर, पूरा भारत एकजुट होकर स्पंदित हुआ। फिर 15-20 साल बाद भ्रष्टाचार के आंदोलन ने भारत को स्पंदित किया, पूरा भारत री एनर्जाइज हुआ। अब फिर 15-20 साल हो गए हैं, ये देश फिर स्नान करने को आतुर है। और अगला आंदोलन है स्वावलंबी भारत अभियान। इस आंदोलन की एक विशेषता है पिछले तीनों आंदोलनों से। पिछले तीनों आंदोलनों ने देश को सामाजिक नेतृत्व दिया, अशोक जी सिंघल निकले। राजनीतिक नेतृत्व दिया, लाल कृष्ण जी आडवाणी निकले। धार्मिक नेतृत्व दिया, साध्वी ऋतंभरा निकली, लालू प्रसाद निकले, मुलायम सिंह यादव निकले। एक लीडरशिप की श्रृंखला निकली, चाहे वो समग्र क्रांति हो, राम जन्मभूमि हो या भ्रष्टाचार विरोधी हो। ये आंदोलन
इससे एक कदम आगे रहेगा। इस अभियान के कार्यकर्ता देश का राजनीतिक नेतृत्व बनेंगे, ये लिख लो। इस अभियान के निकले हुए कार्यकर्ता देश का सामाजिक नेतृत्व बनेंगे, ये लिख लो। इस अभियान के कार्यकर्ता देश के सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के नेतृत्व बनेंगे, ये लिख लो। लेकिन इसकी पिछले अभियानों के मुकाबले ये एक कदम आगे जाएगा। ये अभियान देश को इकोनॉमिक लीडरशिप देगा। इसमें से बिजनेस लीडर्स निकलेंगे, इसमें से स्टार्टअप लीडर्स निकलेंगे, इसमें एग्री बिजनेस लीडर्स निकलेंगे, इसमें से जैविक उद्यमिता के लीडर्स निकलेंगे, और वो देश को समृद्ध बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा, स्वावलंबी बनाएगा। तो जब मैं कहता हूं कि आप ठीक एज में, ठीक समय पर, ठीक विचार से, ठीक संगठन से, ठीक अभियान से जुड़ गए हो, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। ये मैंने लॉजिक बताया, अब मैं डेटा बताता हूं। जिन देशों ने भी तरक्की करी है, जो एंगस मेडिसन का जिक्र हुआ था अभी, OECD कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, 20 देश हैं, उन्होंने इनको कहा था कि आप 2000 साल की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करो, दुनिया की बेस्ट टीम लो, अर्थशास्त्रियों की जितनी फंडिंग होगी हम करेंगे। उन्होंने 20 साल अध्ययन करके निष्कर्ष दिए। उसमें एक निष्कर्ष आया कि किसी भी देश ने तरक्की कब करी, तो ध्यान में आया कि जिस देश में युवा जिस 50-60 साल के कालखंड में सर्वाधिक रहे, उस देश ने आर्थिक तरक्की तब करी, क्योंकि युवा अधिक खरीदता है, इसके शौक होते हैं, बुजुर्ग जरूरत का खरीदते हैं। मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा समय के अभाव में। तो फैक्ट्रियां चलती हैं, दुकानें होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, देश तरक्की करता है। भारत का आज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, भले ही वो घट रहा है लेकिन 1.9 है। ये इसी के आधार पे कैलकुलेशन किया है, तो भारत 2005 से दुनिया का सबसे युवा देश बनना शुरू हो गया। ये हमारे पास जो टैग आया ना कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 75 करोड़ लोग 29 साल से कम के हैं। एक दिन से लेकर 15 साल तक 37 करोड़, 15 से 29 तक के 38 करोड़ 13 लाख, राउंड अबाउट 75 करोड़ लोग 29 साल से कम हैं। ये TFR अगर बना रहता है और नीचे नहीं जाता, तो भारत 2060 तक दुनिया का सबसे युवा देश रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया की 1-2% GDP ग्रोथ है, हमारी 8% है। क्यों है? क्योंकि युवा ज्यादा है तो सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन सामान बनाने के लिए तंत्र नहीं है हमारे पास। गांव-गांव में फैक्ट्रियों का जाल नहीं है। हम सप्लाई कंस्ट्रेंट देश है। पूरा विश्व बूढ़ा हो रहा है, उसकी 1-2% की ग्रोथ है क्योंकि बूढ़ा हो रहा है। वो डिमांड कंस्ट्रेंट है, वो मांग नहीं है। हमारे यहां मांग है लेकिन आपूर्ति नहीं है। तो इसलिए विदेशी हमारे माल में, बाजार में माल डालकर समृद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण से हमारा व्यापार घाटा $250-300 अरब साल का चला जाता है। तो यह अभियान गांव-गांव में उद्योगों का जाल बिछाने का है। और एक उद्यम शुरू करने में 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। पहला, माल कहां बेचे। विश्व का सबसे बड़ा बाजार है भारत, और विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है भारत। तो मतलब माल बेचने के लिए मार्केट हमारे पास है। फिर आता पैसा। तो पश्चिम ने बिठा दिया कि बिना FDI के आपका काम नहीं चलेगा। FDI कितनी आई? $70 अरब 22-23 में। भारत का हम आकलन करें अपनी ताकत का, हनुमान की बात दिन में आई थी, तो भारत $450 अरब का एक साल में सोना खरीदता है। पिछले वर्ष की सोना खरीद लोगों की $450 अरब की है। यहां दुनिया में कहीं त्योहार नहीं है अक्षय तृतीया कि आज सोना खरीदेंगे। पूरे वर्ल्ड में किसी देश में त्योहार ही नहीं है कि आज सोना खरीदेंगे। भारत में सोना खरीदने का त्योहार है और शताब्दियों से है। पूरी दुनिया में कहीं त्योहार नहीं है धनतेरस का, आज तो चांदी का सिक्का खरीदेंगे। गरीब से गरीब आदमी 2 सिक्के चांदी खरीद के लाता है, और ये शताब्दियों से है। इस कारण से दुनिया का आधे से ज्यादा सोना
अलग अलग अनुमान, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वगैरह, 18,000 से लेकर 26,000 टन तक सोना भारत के लोगों के पास, समाज के पास, मंदिरों के पास है। उसी पे नजर है, तभी तो मुथूट आती है, तभी तो मणप्पुरम आता है इनके सोना कैसे निकाले। अमेरिका खुश होता है 600 टन है, 800 टन है हमारे पास। यहाँ मिनिमम 16,000 से 22,000 तक, 24,000 टन तक का समाज के पास है। तो दूसरा कंपोनेंट पैसा। भारत ने 450 अरब डॉलर का 2022-23 में सोना खरीदा है सिर्फ। एफडीआई कितनी आई? 70 अरब डॉलर, वो भी कमा के ले जाते हैं। अनेक राइडर्स के साथ आती है, तुम भूमि कानून बदलो, तुम पर्यावरण कानून बदलो, तुम श्रम कानून बदलो, तुम टैक्स कानून बदलो। दूसरी बात, 24 फरवरी 2024 को रिजर्व बैंक ने डाटा दिया है, अखबारों में आया है, 28 लाख करोड़ रुपए भारत के लोगों ने जेनेटिकली संस्कार है, तेते पांव पसारिए जे तिलांबी सोड़। ये सिस्टम हमें ईएमआई पे ले आया है, माना हमारे यहां बचत आधारित उपभोग था, बचत आधारित निवेश था। पूरी अर्थव्यवस्था बचत आधारित निवेश से पुष्ट होती थी। इंडस्ट्री की जितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती थी, लोग बचत करते थे, छोटी छोटी बैंकों में डालते थे, बैंकों से उनको लोन जाता था। हम पूरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस पे चले गए, ईएमआई पे दैनिक उपभोग हो गया। तो भारत के लोगों ने अभी भी, रिजर्व बैंक का डाटा है, 22-23 में 28 लाख करोड़ रुपया भारत का छोटी छोटी बचत करके लोगों ने बैंक में जमा कराया। ये सिर्फ बैंक सेविंग्स हैं। कुल मिलाके भारत की घरेलू बचत 22-23 की 450 अरब डॉलर है। 3 करोड़ भारतीय, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, विदेशों में रहते हैं, पैसा कमा के यहां भेजते हैं। 15 दिन पहले आरबीआई ने डाटा दिया, 2023-24 में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने 111 अरब डॉलर भारत भेजा। 450 गोल्ड परचेज, 450 बैंकों में डोमेस्टिक सेविंग्स, 111 वहां। $1 ट्रिलियन की हमारे पास डोमेस्टिक कैपिटल है निवेश के लिए। पहली चीज मार्केट, माल कहां बेचें, बेचने के लिए बाजार है। दूसरी चीज उसके लिए पैसा, तो ये पैसा है। तीसरा, उत्पादन का मेजर कंपोनेंट होता है श्रम। 100 करोड़ हाथ है हमारे, 100 करोड़ लोग हैं, मतलब 200 करोड़ हाथ हैं। दिक्कत क्या हुई, 1991 में एक परिवर्तन हुआ। दुनिया का उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र अब देशों के हिसाब से नहीं चलेगा, वो पूरे विश्व में, अगर ग्लोबलाइजेशन को एक पंक्ति में कहें, एक नारे में कहें, तो 1991 में यह तय हुआ कि दुनिया का उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र अब देशों के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि पूरी दुनिया का व्यापार एक पद्धति, एक नियम, एक कानून और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके आधार पर चलेगा। हमारे 24 गोल्डन साल भारतीय कंपटीशन से हटते नहीं हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं, अगर जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जो 24 स्वर्णिम वर्ष थे 1991 से लेकर 2014 तक, लुंज पुंज गठबंधन सरकारों के कारण हम देश को बता ही नहीं पाए कि पूरी दुनिया का व्यापार का तरीका बदल रहा है। अगर एक शब्द में कहें तो पूरी दुनिया का व्यापार अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड पर शिफ्ट हो रहा है। इतना ही तो है। पूरी डिजिटल इकोनॉमी वो फॉर्मल हो रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। 24 साल तक किसी ने बताया है नहीं दुकानदार को ई कॉमर्स आने वाली है। पिताजी बैठे हैं, बेटा बैठा है बनियान पहन के, 30,000 रुपए की सेल होती थी, बेटा हम आटा दाल बेचते थे, अपनी सेल तो 8,000 रह गई। किसी ने बताया नहीं डिजिटल ट्रेड आ रहा है, फ्लिपकार्ट तुम्हारा हिस्सा काट के ले गई। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आ रही है, लोग माल अब भी खरीद रहे हैं, पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन वो क्लिक पे खरीद रहे हैं। 24 साल तक उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किसी ने बताया नहीं, दुनिया बदल गई है। एक पद्धति, एक नियम कानून, एक गुणवत्ता मानक पे चली गई है। 24 साल हमारे वेस्ट हुए और 30 साल के बाद 14 में पहली बार एक स्थिर सरकार आई है। तो जब मैं कहता हूं सारी चीजें अनुकूल हो रही हैं, तो युवा देश
हम हो रहे हैं, 2060 तक रहेंगे। उत्पादन के तीनों कंपोनेंट, पैसा, श्रम, बाजार हमारे पास है। सरकार स्थिर आ गई है 30 साल के बाद, और ग्लोबलाइजेशन के हमारे 24 साल निकल गए, हम लाभ नहीं उठा पाए, वरना हम दुनिया के कंपटीशन में भी आगे बढ़ जाते। अब एक स्थिर सरकार आई है तो पूरे ट्रेड इंडस्ट्री को वो फॉर्मलाइज कर रही है, पूरी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर रही है। तो हमने जो जैविक उद्यमिता की बात आई, दिल्ली हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि दिल्ली देश को दिशा देता है, और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने एक नई पहल करी। उद्यमिता तो है, 93% लोग, उनको रोजगार तो असंगठित क्षेत्र ही तो दे रहा है। ये जो गलियों में दुकानें हैं, 1 करोड़ 10 लाख 8 लाख लोग, 8 करोड़ लोगों को जो है, जहां है, जैसा है, गरीब है, अमीर है, शहर है, कस्बे में है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, दिव्यांग है, विधवा है, बूढ़ा है, जो है, जहां है, जैसा है, उस आधार पर 1 करोड़ 10 लाख दुकानें 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। 8 करोड़ लोगों की आजीविका का मुख्य साधन दूध है। 3 करोड़ मछुआरे हैं, पति जाते हैं समुद्र में और पत्नी सब्जी मछली मंडी में मछली बेच देती है। 1 करोड़ 20 लाख तो हमारे यहाँ ऑटो हैं, सभी महानगरों में 1 करोड़ 20 लाख ऑटो चलते हैं, 1 करोड़ ट्रक चलते हैं, 2 करोड़ ड्राइवर या खलासी हैं। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, तो रोजगार तो दे रहे हैं, और वो लोग उद्यमी हैं, वो ऑलरेडी उद्यम कर रहे हैं। इतना करना है उनको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे देना है, और उसमें अपना धंधा भी निकाल लेना है। मैं एक उदाहरण से दूंगा। वर्ष 2023-24 में देश की 30 करोड़ गाय भैंसों ने 23 करोड़ टन दूध दिया। उसमें से सिर्फ 7 करोड़ टन मदर डेयरी अमूल की तरह वैश्विक गुणवत्ता मानकों के आधार पर पैक होकर बिका। 15 करोड़ टन खुला बिक रहा है। अगर हम उन्हें समय रहते बता देंगे ये चलेगा नहीं 2-3 साल बाद, और उस पूरे 15 करोड़ टन को कुछ युवा खड़े हो जाएंगे, मैं मिल्क का कलेक्शन सेंटर खोलूंगा, अपने 20 किलोमीटर में मोटरसाइकिल लेकर घूम जाऊंगा। अम्मा कितनी भैंस है? 4 है बेटा। बाबा कितनी भैंस है? बेटा 2 हैं। 20 किलोमीटर में घूमूंगा, 30,000 लीटर दूध का कलेक्शन करूंगा, कूलिंग प्लांट लगाऊंगा, पैकिंग करूंगा, टोंड, फुल क्रीम, डबल क्रीम, टैक्स दूंगा क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। और पूरे मिल्क सेक्टर को जो अनऑर्गेनाइज्ड है हम ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो 8 करोड़ लोगों का रोजगार बच जाएगा, और मेरा बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो जैविक उद्यमिता के साथ साथ दिल्ली हमेशा लीड लेता है कि जो ऑलरेडी उद्यमी हैं और जो समझ नहीं पाए हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं और इसके कारण से वो उद्यम से बाहर धकेले जा रहे हैं, तो उनको समझाना, इसके लिए ओएनडीसी की यहाँ दिल्ली प्रांत ने क्लासेस करी। व्यापारियों को, बहनों को बताया कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में आप रजिस्टर करो, 1 पैसा फीस नहीं लगती। तो हमें चुनौती मोटे तौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी वैश्विक मापदंडों के अनुसार उस पर करनी है। उस पर दिल्ली ने एक पहल करी। अंत में बंधुओं, अगर इसको दर्शन के स्तर पर समझे तो ये मोटे तौर से पूरी दुनिया में 2 दर्शनों की लड़ाई है। आध्यात्मिक टर्म्स में अगर हम समझे, एक व्यवस्था कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया इस तरीके से चलेगी कि केवल सबसे ताकतवर जिएगा। उसी के बच्चे को बेहतरीन स्कूल मिलेंगे, उसी का बच्चे को 5 स्टार हॉस्पिटल्स मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, 5 स्टार एयरपोर्ट्स मिलेंगे, एक्सप्रेस वे मिलेंगे, 16 करोड़ की कार मिलेगी, क्योंकि उनका दर्शन ये है ये पृथ्वी चलेगी ऐसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक ये दर्शन है, इसको पश्चिम का दर्शन कहते हैं। भारत का दर्शन है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, कि दुनिया की सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से चलेंगी कि सबसे कमजोर भी जिएगा। और स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता उसी परंपरा का है। हम ये सुनिश्चित करेंगे
कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि सबसे कमजोर भी जिएगा, मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त करने तक जीवन के जितने भी सुख होते हैं, कम या ज्यादा शक्ति योग्यता अनुसार, लेकिन उनको भोग कर अपनी गति को प्राप्त करेगा। तो ये दो दर्शन हैं, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भारत को अनुभव है, रावण ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राम ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जरासंध दुर्योधन कंस ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योगीराज ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। अंग्रेजों ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीक फिटेस्ट, गांधी जी ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। एक बार फिर WTO की आड़ में ये तामसिक शक्तियां फिर खड़ी हो गई हैं, जो घोष कर रही हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम राम, कृष्ण, गांधी, शंकराचार्य, विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार उसी परंपरा के हम कार्यकर्ता हैं, और हम खड़े हो गए या नहीं, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे कि दुनिया में सबसे कमजोर भी जी सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आप सब कार्यकर्ता उस मिशन के कार्यकर्ता हैं, और हमारा अतीत ने सिद्ध किया है, हर बार वो शक्तियां जीती हैं जिन्होंने घोष किया है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। दुनिया इस तरीके से चलेगी क्योंकि सबसे कमजोर भी जिएगा। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक दर्शन है। जब हम सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट कहते हैं तो उसके पीछे दर्शन है, हम सब जुड़े हुए हैं, सबसे ताकत, शेर से लेकर घास तक सब इंटरकनेक्टेड है। घास नहीं होगी तो शेर होगा ही नहीं, इसलिए घास का जिंदा रहना जरूरी है। ये उस दर्शन से निकला, ये स्वार्थ है, ये परस्परावलंबन है। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, इसलिए सबसे ताकतवर ये सुनिश्चित करेगा कमजोर बीजिए, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है। इसलिए कहते हैं परमार्थी महास्वार्थी, क्योंकि उसका ब्रॉडर विजन होता है। जब सब सुखी रहेंगे तो मैं दुखी कैसे रह लूंगा, और जब सब दुखी होंगे तो मैं सुखी कैसे रह लूंगा। तो ये हमारे आध्यात्मिक दर्शन में से निकला है, उनका दर्शन बिग बैंग से निकला है। हमारा दर्शन कहता है सृष्टि की रचना, इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। तो उसमें से हमारा दर्शन निकला, उसमें से नीतियां निकली, उसमें से अर्थतंत्र निकला, उसमें से सामाजिक तंत्र निकला, उसमें से आध्यात्मिक तंत्र निकला कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। उनका दर्शन कहता है सृष्टि तो बिग बैंग से हुई है, 1380 करोड़ वर्ष पूर्व, 450 करोड़ वर्ष पृथ्वी हुई है बिग बैंग से, और सबसे पहले अगर इस ब्रह्मांड में कुछ भी आए तो फिजिक्स आया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। 380 करोड़, उसके 60-70 करोड़ में कुछ रसायन उत्पन्न हुए तो केमिस्ट्री आई। 370 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे पहली बार जीवन देखा गया तो बायोलॉजी आई। तो उनका वो दर्शन ही नहीं है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो कहते हैं शुद्ध विज्ञान है और विज्ञान का आधार है सबसे ताकतवर जिएगा। हमारा दर्शन है ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने बनाया, इसलिए सबसे कमजोर भी जिएगा। इसी में पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी है, वरना पृथ्वी 200 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाएगी। तो कुल मिला के आप सब कार्यकर्ता रामकृष्ण परंपरा के हैं, और आप भाग्यशाली हैं कि सारी दिशाओं से ये अनुकूलता 2060 तक हमारे पास है। अगर इसमें स्वावलंबी अभियान चला के गांव-गांव तक हम उद्योगों का जाल बिछा गए तो 2060 के बाद अगले 1000 साल के लिए हम भारत की समृद्धि का मार्ग, फाउंडेशन स्टोन लगा देंगे। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, उसी का वो कठिन विषयों को सरलता से समझाने के लिए नारे में कह देते हैं कि वोकल फॉर लोकल, वो इसी में से रहस्य है। जब वो कहते हैं इन 5 सालों में अगले 1000 साल की नींव रखी जाएगी, तो जो मैंने विस्तार से बताया उसको वो सहजता से कहते हैं कि इन 5 सालों में 1000 साल की नींव रखी जाएगी। जब वो कहते हैं विकसित भारत 2047, तो जब 2060 तक हमारे पास आज के TFR रेट के हिसाब से युवा होने का वो है, तो विकसित भारत वो 2047 वो उस विजन से निकला, वो नारा नहीं है। पूरी कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस,
रोड मैप, फेज्ड रोड मैप, किस चरण में कितना अर्जित करना है, कैसे लोगों को साथ लेना, क्योंकि सरकार के बस का ही नहीं है। आगे समाज, साथ चले सरकार, तभी होगा विकास। तो ये अभियान आगे समाज, नैरेटिव बदलने का है, उद्यम खड़े करने का है, हैंड होल्डिंग का है, और सरकार साथ चलेगी। तो आगे समाज, साथ चले सरकार, तभी होगा विकास। समय की मर्यादा रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।